नमस्कार दोस्तों, सिटी ब्लूज़ के ऑनेस्ट रिव्यू और इन डेप्थ एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। इस बार हम बात करेंगे केसरी चैप्टर 2 द जलियांवाला बाग अनटोल्ड स्टोरी और इसी मुद्दे पे आई हुई सोनी लिव की वेब सीरीज़ द वेकिंग ऑफ अ नेशन की। दोनों का मुद्दा सेम है। जलियांवाला बाग में जो घिनौनी हत्याकांड, जो अमानवीय और वैशी कांड जो भारत सरकार ने निहत्थे भारतीयों पर किया था, तो क्या ये सोची समझी साजिश थी? वॉज इट इस कॉन्स्पिरेसी? इस मुद्दे को लेके ये फिल्म रिलीज़ हुई है, केसरी चैप्टर 2 द जलियांवाला बाग अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें अक्षय कुमार, आर माधवन, नन्या पांडे और अमित सियाल की भूमिका है। और सोनी लिव पे जो वेब सीरीज चल रही है द वेकिंग ऑफ अ नेशन, वो भी इसी मुद्दे पे, इसी कहानी पे, इसी बात को पे रोशनी डालती है कि जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था वो क्या अंग्रेज़ों की एक सोची समझी साजिश थी। तो क्या केसरी चैप्टर 2 सोनी लिव पे जो वेब सीरीज चल रही है वेकिंग ऑफ द नेशन से अच्छी है? क्या वेकिंग ऑफ द नेशन केसरी चैप्टर 2 से ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाई गई है? दोनों में से कौन बेटर है? किसने अपने इस मुद्दे को दर्शकों के सामने मजबूती से पेश किया है? कौन सी इतिहास से सबसे ज़्यादा जुड़ी है? किसकी मेकिंग ज़्यादा अच्छी है? और किसने सबसे ज़्यादा हमारे अंदर इमोशन और हमारे देश के लिए भावना जगाई है? इन सारे मुद्दों को लेकर हम आपके सामने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ऑनेस्ट रिव्यू केसरी चैप्टर 2 और द वेकिंग ऑफ अ नेशन का, और साथ ही में होगी इन डेप्थ एनालिसिस। तो सबसे पहले हम केसरी चैप्टर 2 और द वेकिंग ऑफ अ नेशन के जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं उनको किस नाम से बताया गया है और उनका क्या बैकग्राउंड दिया गया है, इस बारे में बात करेंगे। केसरी चैप्टर 2 में अक्षय कुमार प्ले कर रहे हैं शंकरन नायर की भूमिका, जो कि एक्चुअली हिस्ट्री में इनकी टेस्टिमनी है। और ये एक बहुत बड़े टॉप पे बैरिस्टर थे यूके में, और उनको 90 सर की उपाधि भी मिली गई थी। लेकिन जलियांवाला बाग के मैसेकर के बाद उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने केस लड़ा था। वहीं पे द वेकिंग ऑफ अ नेशन में तारुक रैना, जो कि इस फिल्म के मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, वो प्ले कर रहे हैं लॉयर सानी। और यहाँ पे नाम बदला गया है। और हालांकि तारुक रैना को वेकिंग ऑफ अ नेशन में एक लंदन में पढ़ा लिखा टॉप का वकील बताया गया है, जो कि वाइसरॉय के पैनल में है। और इसमें रॉलेट एक्ट का जो मुद्दा है उसमें इस सानी का भी एक अच्छा खासा मेजर हाथ है, ऐसा वेकिंग ऑफ नेशन में दिखाया गया है। लेकिन केसरी चैप्टर 2 में रॉलेट एक्ट को लेके ऐसा कुछ हाथ था, ऐसा उसमें दिखाया नहीं गया है। मैं इतिहासकार होने का कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि दोनों फिल्मों में जो मेन कैरेक्टराइजेशन है, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उनको इस तरह के नाम से दिखाया गया है। यहाँ पर अक्षय कुमार शंकर नायर प्ले कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी हिस्ट्री के फैक्ट्स में मौजूद है। और वहाँ यहाँ पर शायद एक फिक्शनल नाम से इस वेब सीरीज़ को बनाया गया है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये पूरा जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड है, उसके पीछे जो मूल मुद्दा है वो रॉलेट एक्ट है।
और रॉलेट एक्ट करके एक कानून पास किया गया था जिसमें ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को कभी भी कहीं से भी अरेस्ट कर सकती है, जिसमें ना कोई वारंट की ज़रूरत है और ना ही किसी प्रूफ की ज़रूरत है। ऐसा कानून पेश हुआ था जिसके ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। और इसी प्रोटेस्ट के चलते पंजाब में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट भी हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। और ऐसा कहा जा रहा है कि बातें ऐसी आ रही थी कि शायद महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया था। और इसी अरेस्ट के प्रोटेस्ट में, रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में, पंजाब के दो बहुत बड़े लीडर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल रॉलेट एक्ट के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्ट निकालते हैं। उस प्रोटेस्ट में फायरिंग होती है और उस फायरिंग के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो राइट्स होते हैं, फायरिंग में बहुत से लोग मारे भी जाते हैं। कुछ अंग्रेज़ों पर अटैक होता है जिसमें कुछ दो चार अंग्रेज़ों की मौत होती है और एक आध अंग्रेज़ों की औरतों की भी मौत हो जाती है। और इसी घटना के एक आध दिन के बाद जलियांवाला बाग का पूरा मैसेकर होता है। तो द वेकिंग ऑफ द नेशन में ये पूरी की पूरी जो षड्यंत्र है, जिस तरह से लोगों को उकसाया गया, मॉब, पूरी भीड़ को इकट्ठा किया गया, एक अफवाह फैलाई गई और कैसे लोगों को जलियांवाला बाग में सबको इकट्ठा किया गया। एक कर्फ्यू ऑर्डर जारी हुआ था लेकिन लोगों तक वो ऑर्डर पहुंचा नहीं। कैसे नहीं पहुंचा? कोई ब्रिटिश के अंदर आर्मी, ब्रिटिश के अंदर कोई आदमी जुड़ा हुआ था, उसने जाके ये सब अफवाहें फैलाई। कर्फ्यू ऑर्डर अपने लोगों तक नहीं पहुंचाया। जनरल डायर को किस तरह से एक बहुत ही सोची समझी साजिश से पंजाब से के जो गवर्नर है जनरल लॉ डायर, वो उनको लेके कैसे उनको बुलाया गया, कैसे जो एग्जिस्टिंग जो वहाँ का जो इंचार्ज था उसको हटा के जनरल डायर को कमांड में लिया गया। इन सारी बातों को फैक्ट्स और डिटेल के साथ वेकिंग ऑफ द नेशन में बताया गया। जब मैंने ये फिल्म देखी केसरी चैप्टर 2 जलियांवाला बाग कंट्रोल, जलियांवाला, मुझे लगा कि हालांकि ये 2.25 घंटे की फिल्म है तो इन सारी चीज़ों को किस तरह से इसके अंदर समा पाएंगे, लेकिन जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उनके बारे में तो कुछ तो रिसर्च दिखनी चाहिए थी, कुछ तो खुलासा होना चाहिए था। कुछ तो ऐसा लगता जो आम दर्शक है जिन्होंने वेब सीरीज़ नहीं देखी है, इनके बारे में उनको पता नहीं है और आप ऐसी इतिहास की ऐसी एक अनसुनी अनजानी बात लोगों के सामने रख रहे हो, तो कुछ तो इस तरह से ऑथेंटिक वे में, एक कन्विंसिंग वे में वो सामने आना चाहिए। पर बहुत ही ऊपरी बहुत ही सरफेस पे पूरा मामला केसरी चैप्टर 2 का लगा। और इसमें अक्षय कुमार उनके खिलाफ़ केस लड़ते हैं और असिस्टेंट के रूप में अनन्या पांडे पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं और रिसर्च के नाम पे अक्षय कुमार अनन्या पांडे को बोलते हैं कि जाओ इसका पता करो, उसका पता करो। अनन्या पांडे साइकिल लेके निकल जाती हैं और चीज़ों का पता ला के सामने रख देती हैं। तो कोई स्ट्रगल नहीं, कोई पैशन नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। बैठे बिठाए सारी चीज़ें हो रही हैं ऐसा दिखाई देता है। वेकिंग ऑफ द नेशन में ऐसा नहीं है। वो जो कैरेक्टर है बहुत से दौर से गुजरता है, वो ब्रिटिश सरकार के अंडर काम कर रहा है, ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, उसके ऊपर प्रेशर है और उसका एक पीयर ग्रुप है, उसके दोस्त है जिसमें से एक
प्रेस चलाता है, और एक दूसरा दोस्त है, उनकी फैमिली, उनके साथ उसके रिलेशन है। तो किस तरह से अपनी जद्दोजहद से बाहर निकलता है, किस तरह से हिम्मत करता है ब्रिटिश सरकार के ख़िलाफ़ जाने की। उसे धमकियाँ भी मिलती हैं, उसके बॉस के ऊपर प्रेशर होता है कि किस तरह से वो कोप अप करता है। ये सारी इमोशंस, ये सारे पहलू से वो किरदार गुजरता है। लेकिन जब हम केसरी चैप्टर 2 देखते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये मेरी फीलिंग है कि उसमें ऐसा कोई स्ट्रगल, ऐसा कुछ जद्दोजहद, ऐसी कोई तड़प, ऐसी कोई जज्बा ऐसा नज़र नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। अक्षय कुमार की फिल्म है, जलियांवाला बाग जैसा टॉपिक है और नेशन से रिलेटेड है। पैशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता था, पर इस मामले में पिक्चर पूरी तरह फ्लैट है। ना ये इवोक करती है, ना इमोट करती है, ना इसके हमारे अंदर वो पैशन जगाती है, और ना ही इस रिसर्च हमें इसके अंदर कुछ खास दिखाई देती है। एक चीज़ कॉमन है दोनों में, द मेकिंग ऑफ अ नेशन और केसरी चैप्टर 2 में, कि इस पर इंग्लिश का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। लेकिन ये OTT वेब सीरीज़ है, तो आप अपने लैंग्वेज, अपने प्रेफरेंस से आप चेंज कर सकते हो, सबटाइटल डाल सकते हो। लेकिन ये फिल्म जब मैंने आज फ्राइडे के दिन थिएटर में सुबह देखी, तो इसमें इंग्लिश, जहाँ जहाँ इंग्लिश यूज़ की गई है, वहाँ पर कोई सबटाइटल ही नहीं। तो कितने लोग हैं, कितनी आम जनता है जो इंग्लिश से उतनी वाकिफ़ नहीं है। और ये ऐसी कहानी है जो घर घर में हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश होने के कारण ये एक बहुत बड़ा हर्डल, बहुत बड़ा इंटरेस्ट इसके अंदर हो सकता है। फिक्शनल कैरेक्टर उसमें भी लिए गए हैं मेकिंग ऑफ द नेशन में, और इसमें भी लिए गए हैं केसरी चैप्टर 2 में। लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि वो कहानी को साथ में लेके चलते हैं, कहानी को एक पावर देते हैं, कहानी को एक शक्ति देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो फिक्शनल कैरेक्टर हैं, यहाँ तक ये मेरा मानना है कि आर माधवन का जो कैरेक्टर है, नैना पांडे का जो कैरेक्टर है, वो शायद उन्होंने ड्रामाटाइज करने के लिए या उसके लिए उन्होंने यूज़ किया होगा, या हो सकता है ये सच के ऊपर वो कहानी में उतना इम्पैक्ट डालने में उनकी मदद नहीं होती। आर माधवन किसी को सामने खड़ा करना चाहिए था, तो उन्होंने आर माधवन को सामने खड़ा कर दिया। शुरुआत में उनको एक एंट्री पॉइंट वो सब मिल जाता है, लेकिन बाद में उनको समझाया गया होगा, बताया गया होगा कि भैया ये अक्षय कुमार की पिक्चर है, तो उनको मेलोडॉन कर दिया गया। सारा काम मोस्टली अक्षय कुमार ही करते नज़र आ रहे हैं, और आर माधवन की एक्टिंग भी जैसे वो ठीक ठाक ही एक्टिंग है, कुछ खास इसमें परफॉर्मेंस में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेन और दूसरी बात ये है कि फिल्म का जो क्लाइमैक्स है, जिस तरह से फिल्म को एंड किया गया है, जिस तरह से जनरल डायर को घोषित कराया जाता है, तो उसमें दोनों में भी काफ़ी फ़र्क है। और जहाँ तक इतिहास की सवाल है, इसकी जो रिसर्च की सवाल है, जहाँ तक इसके अंदर इसके और इमोशन की सवाल है, उन सब में ये फिल्म फ्लैट बैठती है। मुझे वो ज़्यादा बेटर लगी मेकिंग में, इसके प्रेजेंटेशन में, इसके पीरियड को उन्होंने जिस तरह से कैप्चर किया है द मेकिंग ऑफ अ नेशन में, वो काफ़ी बेटर है। म्यूज़िक भी इसका, उसमें एक सूफियाना म्यूज़िक डाला गया है, वो भी अच्छा है। जो पीयर ग्रुप, दोस्तों के साथ जो तारुक का जो रिलेशन है, वो भी अच्छा है। राहत, हालांकि तारुक रहरा बहुत रिलेटिवली बहुत नए हैं, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, वो मेहनत दिखाई देती है। एक्टिंग उनकी बहुत अच्छी नहीं है, पर उनकी एक्टिंग ठीक ठाक है, अच्छी है। निकिता दत्ता की एक्टिंग बहुत अच्छी है द मेकिंग ऑफ अ नेशन में। वो बांध के रखती है, वो 4 एपिसोड है 45 से 50 मिनट्स के, वो आपको बांध के रखती है। वो आपको, आप जानना चाहते हैं कि क्या होगा, उसके अंदर टर्मोइल है, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं जो आपको देख के महसूस होता है, अंदर कुछ होता है। लेकिन केसरी चैप्टर 2 देख के, पूरी फिल्म देखने के बाद मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ना कोई इमोशन पैदा हुए, ना ही इसमें एक्टिंग में कुछ कमाल कर पाया अक्षय कुमार,
नैना पांडे जैसी थी वैसी हैं, उनको बस अभी करण जौहर के फिल्म है तो उनको कुछ करने के लिए मिलना चाहिए, तो उनको मिल गया। आर माधवन भी कुछ खास करते हुए नज़र नहीं आए। अमर सियाल भी बिना मतलब के लिए वेस्ट हुए हैं, तो काफ़ी कुछ इसके अंदर अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी थी, और इसके जो डायरेक्टर है करण सिंह, वो अपॉर्चुनिटी का यूज़ नहीं कर पाए। अब सोचने की बात ये है कि सोनी लिव पे जो वेब सीरीज़ आई है और केसरी चैप्टर 2 जो पहले से अनाउंस हुई है, उसको बनने में समय लग गया। इसके लिए क्या हुआ, और यही टॉपिक उन्होंने लिया, तो क्या उन्होंने, अगर उन्होंने काफ़ी कुछ बना भी दिया था, तो एक बार क्या उन्होंने सोनी लिव का ये जो वेब सीरीज़ है द बेकिंग ऑफ ए नेशन, उसको एक बार देखा नहीं, उससे रेफ़र नहीं किया। एक अच्छी खासी वेब सीरीज़ को फिल्म बनाने के चक्कर में पहले भी एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। अभिषेक बच्चन की पिक्चर आई थी बिग बुल, जो कि प्रतीक गांधी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्कैम के ऊपर बनी हुई थी। फिल्म बहुत ही ख़राब थी, सीरीज़ तो लाजवाब है माशाल्लाह, वो भी सोनी लिव पर है। तो अब ऐसा है कि सोनी लिव के सीरियल को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ऐसी बात हो रही है। खैर, यही देख के मुझे लगा, अब ये दोनों के एनालिसिस में ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर कोई देखना चाहेगा तो मैं उससे ये नहीं कहूँगा कि नहीं, ऐसा आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है। सोनी लिव पे ऑलरेडी बेकिंग ऑफ नेशन चल रहा है, आप उसे देखिए, आप केसरी देखिए, फिर आपको अपने आप पता चला कि किस में कितना है दम। बहुत लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, कुछ लोगों को, ये मीडिया वालों को खास कर, ये कुछ मीडिया वालों को खास कर पसंद आ रही है। वो उनकी चॉइस है, वो उनकी ईमानदारी, उनकी तरफ उनका टेस्ट, उनकी लाइकिंग, उनकी सोच। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम तो अपना ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो दिल को जो लगता है, जो दिल को छूता है, जो दिल को अच्छा लगता है, उसी के बारे में हम बात करते हैं। यही देख के मुझे लगा कि ऐसे कहा जाता है ना कि किसी पुरानी क्लासिक फिल्म को हाथ नहीं लगाना चाहिए, और अगर कोई हिस्टोरिक टॉपिक आप छू रहे हो, तो अगर आपकी रिसर्च पक्की नहीं है तो उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और केसरी चैप्टर 2 जलियांवाला बाग द अनटोल्ड स्टोरी को देखकर अब मुझे ऐसा लग रहा है, इसमें वालों को एक और सीख मिली है कि अगर आप कोई हिस्टोरिकल बना रहे हो, हिस्टोरिकल पीरियड बना रहे हो, कंट्रोवर्शियल मुद्दा उठा रहे हो, हिस्ट्री का वो अनछुआ, अनजाना, अनदेखा चैप्टर सबके सामने ला रहे हो, तो अगर ऐसा ही कुछ ऑलरेडी कहीं पे बना है OTT पे या कहीं पे भी, और अगर आपकी रिसर्च पक्की नहीं है, ठोस नहीं है, इतिहास के आसपास नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, ओवर द टॉप है, सिर्फ एक फिल्मी चक्कर है, तो फिर उसको भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। बस मैं इतना ही कहूँगा कि केसरी चैप्टर 2 ने काफ़ी निराश किया, और क्योंकि मैंने ऑलरेडी सोनी लिव पे द बेकिंग ऑफ नेशन देख ली है, मुझे अच्छी भी लगी है, मैं उसको 4 स्टार ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो फिर ये आप सब, तो अब इसको मैं क्या दूँ, मेरे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, फिर भी मैं दया खा के मैं 1.5 स्टार दे दूँगा, इससे ज़्यादा देने की मेरी हिम्मत नहीं। बहरहाल आपको ये देखना, अगर आप केसरी चैप्टर 2 आपने देख ली है या आप देखने वाले हैं, तो देख के हमें बताएं, हमारे कमेंट करें, हमारा चैनल फॉलो करें, और हमसे हमको बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं आपका ख्याल और आपसे इजाज़त चाहूँगा। फिर मिलेंगे अगले रिव्यू में, अगले इन डेप्थ एनालिसिस में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और सुनी सुनाई बातों पे ना जाएं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ये आप खुद डिसाइड करें।